नमस्कार। मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुराबली मैनपुरी, कक्षा 12 में आज आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसका हम बहुत ही उपयोग करते हैं। उसके बिना हमारी ज़िंदगी संभव नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का सबसे पहले आपको परिचय कराएंगे और ये जो चैप्टर है उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम कैसे उत्पन्न करते हैं, उसको हम कैसे उत्पादन करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान। तो सबसे पहले मैं इसका परिचय आपसे कराना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने आप पीछे चैप्टर में जो पढ़ा था, पिछले में जो हमारा परपथ था जिसमें हमने ओम के नियम और विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, वो जो विद्युत धारा थी वो हमारी दिष्ट विद्युत धारा थी, क्योंकि सेल से जो प्राप्त धारा होती है वो हमारी दिष्ट धारा होती है। उसमें दिष्ट धारा में हमेशा एक धन होता है, एक माइनस होता है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसके बीच में धारा बहती है। जैसे बैटरी, सेल, एक मोबाइल फ़ोन में जो बहने वाली जो धाराएं होती हैं वो हमारी दिष्ट धारा होती हैं, शॉर्ट में उसको हम डीसी बोलते हैं। लेकिन जो घरों में हम उपयोग करते हैं, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, टीवी, इनमें जो हमारी विद्युत धारा बहती है उसमें हम जो विद्युत धारा उसको देते हैं वो हमारी होती है प्रत्यावर्ती धारा। उसी प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या है। दिष्ट धारा कैसे होती है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिष्ट धारा के बारे में बता रहा हूं। देखिए, अगर हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे ये कोई प्रतिरोध है और इसमें ये दिष्ट धारा स्रोत जुड़ा हुआ है, ये है दिष्ट धारा स्रोत, इसको हम, इसमें एक प्लस होता है, इसमें एक माइनस होता है और ये जो धारा इस तरह से बहती रहती है। इसमें हमेशा धारा ए से बी की ओर ही बहेगी, ए से बी की ओर। जब हम धारा और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हमें ग्राफ इस टाइप से मिलेगा, समय टी और इसमें धारा, और ये ग्राफ यूं हो। इसमें क्या होता है, दिष्ट धारा में धारा के बहने की दिशा एवं उसका परिमाण ये दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं, बदलते नहीं है। तो इसको अब तो हम कहते हैं दिष्ट धारा। ये बहने वाली जो धारा होगी वो हमारी कहलाएगी दिष्ट धारा। अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको प्रत्यावर्ती धारा। ये कोई प्रतिरोध है और इसमें हमने इस तरह की एक स्रोत जोड़ दिया है, ए से बी। तो देखिए, इसमें क्या होगा, एक बार तो धारा यूं बहेगी और दूसरी बार धारा यूं बहेगी, बदलती रहेगी। ये है हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, और इसमें एक बार ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, फिर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, मतलब धारा यूं बहेगी और इसके बाद यूं बहेगी। इसको हम समय और धारा के बीच में ग्राफ खींचे तो हमें इस टाइप से मिलता है, समय इस तरह से, ये हम धारा हो गई और ये समय हो गया। ये देखिए, इसमें ये प्रथम आद्यचक कहलाएगा, ये पहला, मतलब ए से बी की ओर, और धारा का मान 0 होगा, अधिकतम होगा, फिर बढ़ेगा, और फिर बी से ए, ये वाला कहलाएगा द्वितीय आद्यचक। और इस तरह से ये पूरा एक साइकिल हो जाएगा। जहां अगर समय टी है तो ये t/2।
तो इसमें क्या हो रहा है, इस स्थिति में इसमें धारा के मान एवं बहने की दिशा दोनों समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है। तो इस तरह से इस धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये दिष्ट धारा है, ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा है। अब इनका उत्पादन कैसे करते हैं, देखिए हमारे दिष्ट धारा स्रोत में जैसे कोई सेल है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे हमें वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्या होते हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित करना होता है, जिससे कि जैसे जनरेटर है जिससे हम बिजली उसमें क्या करते हैं, कुंडली को घुमाते हैं और घुमाने के बाद उसमें हमारी प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। उसी को हम क्या कह देते हैं, हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कह देते हैं। वही हमारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है। तो ये हमने आपको अंतर बता दिया कि दिष्ट धारा में क्या होता है और प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है। हाँ, हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो होते हैं और प्रत्यावर्ती धारा होती है वो हमें ज्यादा उपयोगी है। अब देखिए होता क्या है कि हम ये जो हमारी होती है प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको आसानी से हम दिष्ट धारा में परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे कि हम मोबाइल चार्ज वगैरह जो होते हैं उनमें एडोप्टर जो होता है उसमें क्या होते हैं, हम देते तो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज देते हैं, लेकिन हमें प्राप्त होती है उसमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जिससे मोबाइल फोन वगैरह ये हमारे चार्ज किए जाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें सभी में दिष्ट धारा होती है। और जितने भी हमारे बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जनरेटर, ये आपका वॉशिंग मशीन है, टीवी है, टीवी में भी हम उसको देते हैं प्रत्यावर्ती धारा देते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी दिष्ट धारा हमें उसमें बहती है। तो उसमें भी हम बदलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं। तो चलिए अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम इसको उत्पत्ति कैसे करें, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति कैसे की जाए। तो देखिए बड़ी सिंपल सा है, ये एक तरह का जनरेटर जो बिजली से हम पैदा करते हैं जनरेटर के द्वारा, उसका एक सिद्धांत भी है। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, एक आयताकार हमने कुंडली ली इस तरह से, इस तरह से इसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा इस तरह, एन एस, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ये ये चुंबकीय क्षेत्र है, समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें हम इसको घुमा रहे हैं, इसको हमने घुमाया हुआ है, इसको कुंडली को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो इसमें n कुंडली में फेरों की संख्या, में फेरों की संख्या, ठीक। a इसका परिचित क्षेत्रफल है, b चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा बराबर हम इसको ओमेगा टी लिखेंगे। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली के तल के अविलंब के बीच कोण, के बीच कोण। तो देखिए किसी क्षण, जैसे ये कुंडली रखी हुई है इस तरह से, ये कुंडली इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से, इस तरह से, इधर भी चुंबकीय क्षेत्र इनमें लगा हुआ यूं रखी हुई है। तो किसी क्षण इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो इस तरह से प्रकट किया जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू
ये होगा एन बी ए कॉस थीटा, और इसको हम यूं भी लिखेंगे एन बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि जब हम घुमाएंगे तो इसका थीटा बदलेगा, बाकी चीजें इसकी जो है वो नियत रहेंगी। तो अब हम निकालना चाहते हैं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर, तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना चाहिए, जब हम चुंबकीय फ्लक्स करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो ये हो जाएगा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसमें माइनस चिन्ह भी आएगा, तो ये हो जाएगा डी फाइव ओवर डी टी माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ गया। अब फैराडे के नियम से क्या होगा, E बराबर माइनस डी फाइव ओवर डी टी, डी फाइव ओवर डी टी। तो देखिए E इसका मान रख देंगे माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये निष्कर्ष निकल के आएगा E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका मान, ये जो इसके कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, इसके सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका मान इस पर निर्भर करेगा। ये कभी हमारा 1 हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा, कभी -1 हो जाएगा, इस पर निर्भर करेगा, लेकिन ये मान जो रहेगा वो नियत रहेगा। या ये कहिए कि ये जो होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होगा, तो इसको हम प्रदर्शित कर लेंगे E0 से, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। E0 क्या है, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जिसको हम E0 को लिखेंगे एन बी ए ओमेगा वोल्ट। अब देखिए समय और E के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ हमें इस तरह से प्राप्त होगा। ये देखिए E लिया इस पे और इस पर T लिया, तो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होगा। ये इसका मतलब क्या है, इसका कभी इसमें प्रत्यावर्ती जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो 0 होगा, कभी अधिकतम होगा, फिर 0 होगा, फिर अधिकतम होगा। देखिए इस भाग में इसकी ध्रुवता ये प्लस की तरह रहेगी, माइनस, तो इस तरह से इसमें धारा बहेगी, फिर इस धारा की दिशा बदलती रहेगी। तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या है, उसका मान एवं ध्रुवता दोनों चीजें बदल रही हैं। तो इस वजह से इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मतलब जो समय के साथ साथ बदलता रहे, तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेंगे V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। और अगर इसका परपथ पूर्ण है, कंप्लीट है, ये परपथ कंप्लीट है, जहां पे एक हमने बैटरी बल्ब लगा रखा है, तो वोल्टेज ये कंप्लीट है, तो इसमें बहने वाली धारा जो होगी वो भी इस तरह से प्रकट की जाएगी, जिसको हम I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी कहेंगे। ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा होगी और ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा, जिसमें I क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान। I0 क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होगा या अधिकतम मान होगा। और ये हमारा ओमेगा टी, ये इसकी कला होगी, इसकी इस तत्व पर ये निर्भर करेगा। तो इस तरह से ये हमने आज आपको ये बता दिया कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा वो हम कैसे उत्पन्न करते हैं। सीधा सा है, हम एक कुंडली लेते हैं जैसा कि जनरेटर में होता है, उसको यांत्रिक विधि के द्वारा उसको घुमाते हैं, और घुमाने से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि समय के साथ साथ बदलता रहता है। उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं, और उसमें बहने वाली धारा जो होती है वो हमारी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब हम ये बताएंगे कि एक
पूरे चक्र के लिए 2 भाग होंगे, एक अर्ध भाग, पहला प्रथम अर्धचक्र और द्वितीय अर्धचक्र में इसके औसत मान कितने होते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान। तो देखिए सबसे पहले हम लाएंगे प्रथम अर्धचक्र के लिए। देखिए प्रथम अर्धचक्र, पहले हम ग्राफ से इसको बताएंगे कौन सा भाग इसका प्रथम अर्धचक्र होगा, फिर हम आपको बताएंगे कौन सा भाग इसका द्वितीय अर्धचक्र होगा। देखिए ये धारा है I और ये इसको हमने इस तरह से इस सूत्र से प्रकट किया। ये यहां से यहां तक T एक पूरा चक्र कंप्लीट करने में लगा समय, और ये होगा T/2। तो ये कहलाएगा प्रथम अर्धचक्र, अर्धचक्र, और ये कहलाएगा द्वितीय अर्धचक्र। अर्धचक्र, द्वितीय अर्धचक्र ये कहलाएगा। ये प्रथम अर्धचक्र, ये द्वितीय, और ये पूरा यहां से आता है पूर्ण चक्र कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम अर्धचक्र में हमारा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होगा। तो देखिए प्रथम अर्धचक्र, तो देखिए इसका जो औसत मान होगा I एवरेज प्रथम अर्धचक्र में, इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। यहां से यहां तक जो समय होगा वो होगा हमारा T/2 या T/2 - 0, और इसको हम इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा ये T/2 और ये I0 sin ωt dt। तो ये I0 बाहर आ जाएगा अपॉन T, और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 2, और इसको इंटीग्रेशन sin ωt dt। तो 2I0 अपॉन T, और इसका इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस ωt अपॉन ओमेगा, और लिमिट हो इसकी होगी 0 से T/2 तक। यहाँ पे भी लिमिट 0 से T/2 तक, 0 से T/2 तक, 0 से T/2 तक, क्योंकि हम केवल यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसमें ये 2I0 अपॉन T इंटू ओमेगा, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π अपॉन T, और माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो T से T कैंसिल, और यहाँ रह जाएगा cos 2π अपॉन T इंटू T 0 से T/2 तक। तो देखिए इसमें माइनस 2I0 अपॉन इसे 2π, और इसको हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए cos 2π अपॉन T इंटू T/2 माइनस कॉस 0। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, T से T कैंसिल, तो माइनस 2I0 अपॉन 2π, और ये हो गया -1 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2I0 अपॉन π। ये मान आ गया हमारा प्रथम अर्धचक्र के लिए, ये मान आ गया 2I0 अपॉन π। प्रथम अर्धचक्र के लिए हमने प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाल लिया। इसी तरह से हम द्वितीय अर्धचक्र के लिए देखेंगे। द्वितीय अर्धचक्र के लिए तो देखिए इसमें भी इसको हम प्रदर्शित ऐसे करेंगे, I एवरेज माइनस 1/2 इक्वल टू, इसमें T/2 से T तक होगा I dt, और यहां पे अब देखेंगे T माइनस T/2, तो ये देखिए ये हो जाएगा I0 T/2 से T और I0 sin ωt dt, और ये T/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मान आएगा -2I0 अपॉन पाई, और ये हमारा I एवरेज होगा
ये आई एवरेज होगा। तो आपने देखा कि पहले में धनात्मक आ रहा है आई और दूसरे में माइनस आ रहा है। जब हम इस पूरे चक्र के लिए देखेंगे तो हम कैलकुलेशन से भी हम निकाल लेंगे, वैसे भी देख लेंगे। पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा होगी आई एवरेज इज इक्वल टू, इसमें इंटीग्रेशन 0 से t तक लेंगे, आई 0 साइन ओमेगा टी अपॉन ये यहाँ पे हो जाएगा t, तो आई 0 अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन वही होगा माइनस कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी और अपॉन ओमेगा। तो इसमें देखिए वही माइनस आई 0 अपॉन टी ओमेगा, और इसकी वैल्यू रखेंगे 0 से लेकर t/2 तक। तो क्या पहला हो जाएगा कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2 और माइनस कॉस 0, माइनस कॉस 0। तो देखिए इसमें होगा क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे ये यहाँ पर t होगा, t/2 नहीं होगा, t होगा इस तरह से। तो इसमें हम जब हम इसमें t रखेंगे तो ये 2 पाई होगा, तो cos 2 पाई माइनस आई 0 अपॉन टी ओमेगा, और ये 1 माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल का है, मैं एक जगह रिजल्ट ये लिखना चाह रहा हूँ। आई एवरेज जो हमारा प्रथम अर्धचक्र में निकला वो निकला 2 आई 0 अपॉन पाई, द्वितीय अर्धचक्र में निकला माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 आई 0 अपॉन पाई, और टोटल निकला वो हमारा निकला 0। ठीक इसी प्रकार हम वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं। पहले अर्धचक्र के लिए जो हमारा औसत मान होगा वो होगा V एवरेज इज इक्वल टू प्रथम अर्धचक्र 2V0 अपॉन पाई। दूसरे के लिए होगा माइनस 2V0 अपॉन पाई, और टोटल के लिए एवरेज होगा वो होगा 0। ये प्रथम के लिए, ये प्रथम अर्धचक्र के लिए, प्रथम अर्धचक्र के लिए, और ये होगा द्वितीय अर्धचक्र के लिए, द्वितीय अर्धचक्र के लिए, और ये हुआ पूरे चक्र के लिए, पूरे चक्र के लिए। तो इस तरह से हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के लिए औसत मान निकाल लिया, द्वितीय अर्धचक्र के लिए औसत मान निकाल लिया, और एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान निकाल। अभी हमने जो इसमें जितने सूत्रों का निर्माण किया उस पर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में क्या है, ये अभी हमने जो सूत्र पढ़ा, एक तो ये पढ़ा आई इज इक्वल टू आई 0 साइन ओमेगा टी, और एक ये पढ़ा V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। इसके औसत मान हमने पढ़े प्रथम अर्धचक्र के लिए आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई 0 अपॉन पाई। दूसरा हमने पढ़ा V आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई 0 अपॉन पाई माइनस, और ये हमने पढ़ा आई एवरेज इज इक्वल टू 0। इसी तरह हमारे वोल्टेज का मान। अब इसमें एक आधार प्रश्न ये है कि एक परिपथ है जिसमें बहने वाली धारा है वो इस सूत्र से प्रदर्शित की जाती है 100√2 साइन 100 पाई टी, इस सूत्र से प्रदर्शित की जाती है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, पहला धारा का शिखर मान, नंबर हमें ये बताना है। दूसरा धारा की बदलने की आवृत्ति, मतलब किस हिसाब से परिवर्तित हो रही है। और तीसरा हमें ये बताना है प्रथम अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालना है। तो देखिए हम हल कैसे करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। ये जो समीकरण दिया हुआ है
आई इज इक्वल टू 100√2 साइन 100 पाई टी। इसकी हम तुलना कर देंगे किससे, इससे आई इज इक्वल टू I0 साइन 2 पाई एन टी से तुलना करने पर तो देखिए I0 बराबर क्या होगा, पहला पार्ट I0 बराबर होगा 100√2 एम्पियर। ये क्या होगा, ये हमारा धारा का शिखर मान होगा। दूसरा हम देखेंगे, इसको इससे तुलना करेंगे तो 2 पाई एन बराबर 100 पाई टी, तो ये एन बराबर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में धारा की दिशा 50 बार बदल जाएगी, तो जो कि हमारे घरों में जो सप्लाई होती है ये 50 हर्ट्ज की ही होती है। तीसरा हमने इसमें देखा अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, तो ये प्रथम अर्ध चक्र के लिए इसमें हम देख रहे हैं, तो ये होगा आई एवरेज प्रथम अर्ध चक्र के लिए, तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका 100 2I0/पाई, तो ये 2 × 100√2/पाई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा एम्पियर। इस तरह से हमने एक आपको प्रश्न कराया, इसमें हमने ये चीज़ सब आपको बताई, जो अभी हमने सूत्र पढ़ा था उस पर आधारित ये प्रश्न था। अभी देखिए अभी हमें आगे क्या पढ़ना है, अगले लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। अगले लेक्चर में हम क्या बताएंगे, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कलांतर, अगर कलांतर होता है तो उनके ग्राफ किस तरह से होंगे, कौन सी धारा आगे धारा बढ़ रही होगी, वोल्टेज कैसे होंगे, इसके संबंध में बताएंगे। साथ ही साथ किसी भी परिपथ में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं उसमें वोल्टेज लगाते हैं तो शक्ति भी व्यय होती है, तो हम एक पूरे चक्र के लिए औसत व्यय शक्ति का व्यंजक ज्ञात करेंगे और उसमें एक वाटहीन धारा या शक्तिहीन धारा का क्या अभिप्राय होता है, ये हमारे अगले वीडियो में रहेगा। तो इसमें होमवर्क के रूप में आप ये समझ लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती हैं, क्या असमानताएं होती हैं, ये हमें बताना है। दूसरा हमें ये भी बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कौन सा ज़्यादा उपयोगी है। कहने का मतलब है कि व्यवहारिक जीवन में हम किसको ज़्यादा उपयोग करते हैं और क्यों, इनका आप जवाब इसमें बुक्स से कंसल्ट करके आप लिख लें और कोई बात है तो उसको आप अपनी चर्चा कर लें। धन्यवाद। Hello students, welcome to the virtual classes conducted by Madhyamik Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. I am Nidhi Nigam from Government Girls Inter College Banda. Today we will discuss class 10th English grammar interrogative sentences. But before we start, let us come to the objective of the topic. Objective of the topic is to enable students to understand the difference between normal and interrogative sentences. Second objective, to make students learn about interrogative sentences, to make them understand the types of interrogative sentences. Beta, you know the use of full stop and comma, but here you will be introduced with a new symbol, that is question mark. You know students about the sentence, you know about the sentence formation, you know about the kinds of sentences. But of course you have studied about negative sentences. Students do know the use of full stop and comma. But before coming to the topic, let me ask you some questions. How do you greet your friends when you meet them after a few days? How are you? Okay, what do police do with a thief when it catches the thief stealing something? It takes it to the jail and asks question, that is called as interrogation. Oh, what does your father do when you are late to your home? Suppose you have gone for a party and while returning home you are late.
He's worried, your father is worried, and he starts asking you question. Alright students, what am I doing to you? I am asking questions, I am interrogating. So what is an interrogative sentence? Today we are going to study about interrogative sentences and its type. An interrogative sentence is a sentence in the form of question. This type of sentence is usually asked directly to someone. Suppose if I am talking to you, I can ask you a question. One thing more, interrogative sentence, it ends with a question mark. Beta, as the normal sentences, they end with a full stop. Similarly, interrogative sentence, they end with a question mark. It is very important. There are two types of interrogative sentences, yes-no interrogative sentence and WH and how interrogative sentence. Types of interrogative sentence. The first form is yes-no interrogative questions. Do you know helping verbs? They are also called as auxiliary verbs like is, are, am, was, were, has, can, could, should and so many others to go. So, interrogative question start with a helping verb and it can be answered either with yes or no. Sentence structure of yes-no interrogative question. It is very important to know the sentence structure because it is the backbone of it. So let us start. Helping verb, that is, are, am, was, were and so on, plus subject. Subject is the main thing, the noun which we are talking about, plus main verb, that is kriya, what you call in Hindi, वो क्या काम कर रहा है, plus object, plus other words, and the most important thing, that is the question mark. Let us have some examples for you to practice and keep on matching it with the sentence structure given over here. Number 1, are you ready for the class? Let us compare it with the sentence structure. Are, helping verb. You, subject. Ready for the class is other words plus question mark. Number 2, have you read the lesson? Have, helping verb. You, subject. Read, main verb. The lesson, object plus question mark. Number 3, did you go to market? Quickly let us match it with the sentence structure. Did, helping verb. You, subject. Go, main verb. To market, other words plus question mark. Fourth one, will Ananta come tomorrow? Will, helping verb. Subject, Ananta. Main verb, come. Tomorrow, other words plus question mark. Now, let us have few more examples where I have given questions and their answers. Better you will see that the answers to these yes-no interrogatives is either in yes or in no. Let us start quickly. Are you ready to go? There can be only two answers. If you are ready to go, yes, I am ready to go. And if you are not, no, I am not ready to go. Let us come to the second one. Is she coming tomorrow? Yes, she is coming tomorrow. Keep on matching it with the sentence structure which we have done earlier. Number 3, have you seen my new house? If you have seen my new house, you will say, yes, I have seen your new house. And if you haven't, you will say, no, I have not seen your new house. Remember beta, if the sentence has helping verb like is, am, are, was, were, has, had, have, then for converting them into questions, we inverse it with its subject. Now what is inversion? This is a new topic for you. I have one example for you. Look here, he was present. Now he is
subject. Was is helping verb. Then see over here, when we have to make it in interrogative, yes no interrogative sentence, what we will do? We'll do inversion of was with he. See over here, in place of he I have placed was. In place of was I have placed he. Was he present? Now this is inversion. This has become now a question. Inversion means changing place. In such cases, while framing questions, subject takes the place of helping verb and helping verb takes the place of subject. Now helping verb examples: be, is, are, am, was, were. Have, has, have, had. When we come to do, we have three forms: do, did, does. To start with, we'll start with be. Look here students, and yes, keep on matching the questions with the sentence structure which I have given to you. Number 1, Bhola is a carpenter. Now you have to make it an interrogative sentence, that too yes no one. So we'll change the place of Bhola with is, and is will come in Bhola's place. Is Bhola a carpenter? And do remember the question mark. Is Bhola a carpenter? It is so easy, isn't it? Number 2, those boys are honest. It is not honest, it is not however. H is silent over here. H को silent करते हैं तो pronunciation क्या हो जाता है? Honest. however नहीं होता, क्या होता है? are. चलिए इधर आते हैं, इसका क्वेश्चन फॉर्म होगा आर दोज बॉयज ऑनेस्ट क्वेश्चन मार्क। एक चीज और बच्चों हमको याद रखनी है, यहाँ पर दोज बॉयज सब्जेक्ट है, सिर्फ बॉयज सब्जेक्ट नहीं, इसलिए हम प्लेस चेंज करेंगे आर की दोज बॉयज से, और दोज बॉयज की जगह पे क्या आ जाएगा? आर। सो आर दोज बॉयज ऑनेस्ट क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट। नंबर 3, आई एम नॉट विकेट। इन्वर्जन करेंगे जल्दी जल्दी। एम आई नॉट विकेट क्वेश्चन मार्क। ही वॉज प्रेजेंट। याद रखिएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। इन्वर्जन करेंगे जल्दी जल्दी। हेल्पिंग वर्ब जगह ले लेगा सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट जगह ले लेगा हेल्पिंग वर्ब की। ही वॉज प्रेजेंट क्वेश्चन हो जाएगा वॉज ही प्रेजेंट क्वेश्चन मार्क। दोज बर्ड्स वर प्रेटी। यहां सब्जेक्ट क्या है बच्चों? दोज बर्ड्स, सिर्फ बर्ड्स नहीं, तो चेंज करेंगे जगह वर के साथ। क्वेश्चन हो जाएगा वर दोज बर्ड्स प्रिटी क्वेश्चन मार्क। दीज वर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ बी। और अब हम करेंगे कुछ फॉर्म हैव और हैज के। नंबर 1, आई हैव अ गोल्डन रिंग। इन्वर्जन कर लें, हैव आई a golden ring question mark, वो तो बहुत जरूरी है। नंबर 2, he has a fever। has he a fever? इन्वर्जन हो गया। तब तक करेंगे प्रैक्टिस जब तक आपको याद नहीं हो जाता। नंबर 3, she has a dog। प्लेस चेंज करें जल्दी जल्दी। has she a dog question mark। इन्वर्जन के साथ सिंपल सेंटेंस बदल गया इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नंबर 4, योर फादर हैड अ कार। चेंज करें जगह, यहां पर सब्जेक्ट योर फादर है तो इन्वर्जन हो जाएगा हैड का योर फादर से। हैड योर फादर अ कार क्वेश्चन मार्क को कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 5, दशरथ के बारे में तो हम सब जानते हैं, उनकी कितनी रानियां थी? 3। वही स्टेटमेंट है, देखिए दशरथ हैड 3 क्वींस। इन्वर्जन करेंगे हैड दशरथ 3 क्वींस क्वेश्चन मार्क। नंबर 6, आवर क्लर्क इज इन द ऑफिस। क्वेश्चन बनाएंगे, इन्वर्जन सब्जेक्ट है आवर क्लर्क तो आवर क्लर्क की जगह चेंज होगी इज से, क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब है। इज आवर क्लर्क
in the office? Question mark. Number 7, Hari is not playing hockey today. Change करें. Is Hari not playing hockey today? Question mark तो भूलना ही नहीं है. Number 8, she will be reading it. Subject है she, helping verb है will. Inversion होगा will she be reading it? Question mark. Next, 9th, he can write well in English. Inversion, can he write well in English? Question mark. Number 10, you can solve this problem. Can you solve this problem? Inversion हुआ, question बना. बात करेंगे do, did और does की. बच्चों सबसे पहले do को कवर करते हैं. do कब यूज होता है? do यूज होता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है. प्लूरल मतलब सब्जेक्ट होता है आई, यू, वी या दे, तब हम क्या यूज करेंगे? डू यूज करेंगे. नेक्स्ट होता है डज. डज का यूज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन एक अंतर होता है डू और डज में. डू हम यूज करते हैं जबकि सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल, और डज यूज करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. हाँ, एक बात और याद रखनी है, डज को भूख लगी होती है, तो जब हम डज यूज करते हैं तो वर्ब का एस डज खा लेता है. सब्जेक्ट जो सिंगुलर होते हैं वो हैं ही, शी, इट या कोई नेम, जैसे राम, श्याम, हरि, गणपत, राघव, इस तरीके से. अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिड. डिड जब पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, हम उसके साथ डिड यूज कर सकते हैं. आई, यू, वी, दे, ये है प्लूरल. ही, शी, इट, नेम, ये है सिंगुलर. पर डिड हम इन सब, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल, पास्ट टेंस में हम डिड सब के साथ यूज कर सकते हैं. पर बच्चों एक जो इम्पॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है कि हमेशा जब डिड यूज होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. फर्स्ट फॉर्म यानी कि आपने प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल्स तो पढ़े ही होंगे, जैसे कि गो, वेंट, गॉन. तो हम अगर डिड यूज कर रहे हैं तो हमेशा विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. कुछ और एग्जाम्पल्स डू, डज और डिड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के प्रैक्टिस कर लेते हैं. और हाँ, इनको कीप ऑन मैचिंग विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आप पहले पढ़ चुके हैं. नंबर 1, डू यू वॉन्ट टू गो टू पार्टी? क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, वॉन्ट मेन वर्ब, और हाँ क्वेश्चन मार्क तो भूलना ही नहीं है. नंबर 2, डज योर डॉग लिव आउटसाइड और इन द हाउस? क्वेश्चन मार्क. बच्चों अब यहाँ डज आ गया है ना, तो लिव में एस नहीं लगेगा. डज को भूख लगी थी तो उसने लिव का एस खा लिया. नंबर 3, डज योर सिस्टर ऑलवेज टॉक सो मच ऑन द फोन? क्वेश्चन मार्क. सभी लोग फोन में बहुत बात करते हैं ना. नंबर 4, डिड यू कैच द बस दिस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क. बच्चों डिड है ना, इसलिए कैच का फर्स्ट फॉर्म आएगा. कैच के बाकी दो फॉर्म्स क्या होते हैं? कैच, कॉट, कॉट. लेकिन क्योंकि डिड है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही. नंबर 5, डोंट यू एवर विजिट योर पेरेंट्स? क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस स्ट्रक्चर से मैच करते जाएंगे बच्चों. नंबर 6, डू यू स्पीक संस्कृत? क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डू, यू है सब्जेक्ट और मेन वर्ब क्या है? स्पीक, और क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे. नंबर 7, डज शी लाइक जलेबी? जलेबी आपको पसंद है? इसी तरीके से पूछा है डज शी लाइक जलेबी? देखो बच्चों, डज ने लाइक का एस खा लिया. डज के साथ कभी भी वर्ब में एस नहीं लगाएंगे. क्वेश्चन मार्क. नंबर 8, डू दे लिव इन मुंबई? क्वेश्चन मार्क. नंबर 9, डिड
द बस अराइव लेट? क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों, यहाँ पर डिड आया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अराइव, अराइव्ड नहीं, अराइव। नंबर 10, डिड शी लाइक सरप्राइज? क्वेश्चन मार्क। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिसमें स्टेटमेंट भी है और उसका क्वेश्चन फॉर्मेशन भी है, yes no interrogative sentence formation. Number 1, I do not teach my brother. यहाँ पर I क्या है? सब्जेक्ट। do क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नॉट उसको नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। तो हम प्लेस चेंज करेंगे, किसकी प्लेस? डू की प्लेस आई से और आई की प्लेस डू से। तो क्वेश्चन फॉर्मेशन हो जाएगा, डू आई नॉट टीच माई ब्रदर? क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। डज है ना बच्चों, तो प्ले में एस नहीं लगेगा, इसका क्वेश्चन फॉर्मेशन हो जाएगा क्या? डज ही नॉट प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। तीसरा एग्जाम्पल, दे डिड नॉट प्ले वेल। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? दे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो इन्वर्जन होगा जल्दी जल्दी, तो क्या हो जाएगा? डिड दे नॉट प्ले वेल? क्वेश्चन मार्क। चौथा एग्जाम्पल, राज डिड नॉट हेल्प देम। क्वेश्चन फॉर्मेशन, डिड राज नॉट हेल्प देम? क्वेश्चन मार्क। नंबर 5, he gets his salary regularly. क्वेश्चन फॉर्मेशन हो जाएगी, does he regularly? क्वेश्चन मार्क। अभी तक हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा, दैट इज yes no interrogative sentences का, लेकिन अब सेकेंड टाइप दैट इज WH and how interrogative questions हम लोग पढ़ेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ओपन क्वेश्चंस। क्यों? इसलिए कि जो पहला टाइप हमने पढ़ा था उसमें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर या तो यस होता था या तो नो, लेकिन इसमें आंसर लिमिटलेस हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है, इसलिए इसको ओपन क्वेश्चंस भी कहते हैं। दिस मीन्स दे मस्ट बी आंसर्ड विद मोर इंफॉर्मेशन देन जस्ट सिंपल यस और नो। लेट अस क्विकली come to the backbone of this, that is the sentence structure of WH and how interrogative questions. Sentence structure is question word. Question word कौन से होते हैं? WH family के what, when, where, why, how. ये how जो है ये अलग है, लेकिन बाकी सारे questions WH वाले होते हैं, तो उस question word में हम WH question या how लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बच्चों पता है ना, इज, आर, एम, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एन ओपन एंडेड क्वेश्चन usually begins with a question word in English. Let us have a quick revision WH questions का। Who, whom, whose, what, when, where, why, which, how many and how much and so on. लेकिन बच्चों how many और how much में क्या डिफरेंस है? how many हम तब यूज करते हैं many, many मतलब कितने, जबकि हम सब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं, लाइक पेंसिल, लाइक चेयर्स, लाइक स्टूडेंट्स, इन सब लाइक बुक्स, इनको हम काउंट कर सकते हैं, सो वील यूज मेनी। लेकिन हम जिन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उनके लिए हम यूज़ करेंगे मच। क्या आप शक्कर को गिन सकते हैं? क्या आप नमक को गिन सकते हैं? तो जब हम उनको यूज़ करेंगे तो हम मेनी यूज़ नहीं करेंगे। वॉट विल बी यूजिंग? वील बी यूजिंग मच। लेट अस हैव फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ WH and how interrogative sentences. What is your name? This is the most common question which you ask when you meet someone. Number 2, where do you live? आप कहाँ रहते हैं? Number 3, how did you come to the market? कैसे भी आ सकते हैं, रिक्शे से आ गए, पैदल आ गए, स्कूटर से आ गए, मोटरसाइकिल से आ गए, कार से आ गए, है ना लिमिटलेस आंसर्स, इसीलिए इनको हम ओपन क्वेश्चंस कहते हैं। Number 4, why is the sky blue? स्काई ब्लू क्यों है? Whose books are these?
Number 6, where did I leave my car keys? Limitless answers हैं. Number 7, how are you today? Number 8, when will the train arrive? बच्चों देखिए इसमें सबसे पहले WH जो क्वेश्चंस हैं यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको हमने पहले लिया है. when उसके बाद आया है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आया है सब्जेक्ट, उसके बाद आया है अराइव. तो और क्वेश्चन मार्क को तो हमें भूलना ही नहीं है. नंबर 9, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास? मैनी क्यों? क्योंकि हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 15 एंड सो ऑन. नंबर 10, हाउ मच शुगर इज देयर इन द कप? अब यहाँ मैनी क्यों नहीं? क्योंकि आप शुगर को गिन नहीं सकते, और क्योंकि हम उसको गिन नहीं सकते इसलिए हम मैनी नहीं मच यूज करेंगे. आई हैव फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर यू ऑफ द ओपन क्वेश्चंस वेयर आई हैव गिवन यू first the answer and then you are supposed to frame the questions if you remember the sentence structures. Remember, it is very important to remember the sentence structure. Number 1, the postman is at the door. Question बनेगा who is at the door? Question mark. Sentence structure से match करते चलेंगे. Number 2, all the doctors were in the operation theater. Full stop. Statement complete होता है full stop से और interrogative sentence complete होते हैं question mark से. So इसका question बनेगा where were all the doctors? Question mark. सारे डॉक्टर्स कहाँ थे? All the doctors were in the operation theater. Number 3, Bhola has a black cow. Question बनेगा who has a black cow? Question mark. यानी कि सबसे पहले आएगा question word, फिर आएगा helping verb, उसके बाद आएगा main subject और बाकी बाद में. Number 4, the next train for Delhi is at 5 o'clock in the evening. Question बना लें जल्दी जल्दी. When is the next train for Delhi in the evening? Do remember to put the question mark. Number 5, they have 2 children. Count कर सकते हैं ना कितने बच्चे? तो question कैसे बनेगा? How many? क्योंकि count कर सकते हैं. How many children have they? Question mark. Number 6, Ashoka is the best hotel in our country. तो क्वेश्चन बना लेते हैं. सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड. Which one is the best hotel in our country? और इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन मार्क से. Number 7, the last meeting was on 25th September. तो फिर इसका क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन वर्ड से. कौन सा क्वेश्चन वर्ड? When. कब? When was the last meeting? कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन मार्क से. नंबर 8, it will take 20 hours to reach Mumbai from here. बेटा hours नहीं, याद है ना, H silent है, hours. It will take 20 hours to reach Mumbai from here. Question बनेगा how long will it take to reach Mumbai from here? Question mark. 9th, we can finish this work in a week by engaging some more workers. Complete किया इसको हमने full stop से. और अब इसका question form सबसे पहले आएगा question word. How can we finish this work in a week? Question mark. Complete करेंगे इसको. Number 10 हमसे related है बच्चों. Number 10 आंसर है we shall meet again in our next class. और question बनेगा when shall we meet again? Question mark. Till now we have studied about the interrogative sentence. I hope you have understood interrogative sentence. You know that there are 2 types of interrogative sentences. Number 1,
yes no questions, and number 2, WH and how questions. Beta, we have studied about the use of do, did and does in interrogative sentence. Please do remember them. Next is, you have practiced exercises of framing interrogative sentences. Your homework is that you are supposed to revise the topics discussed in the class. Number 2, you have to learn the rules and sentence structures of different interrogative sentences. Learn the difference between yes, no and WH and how interrogative sentences. Next, complete the exercises of interrogative sentences given in your book. So students, today we have studied class 10th English grammar interrogative sentences. It's 2 types, and we have practiced many exercises of interrogative sentences plus their sentence structures. I hope you have understood the concept and will be benefited by this class. In the forthcoming video, we will discuss about the next chapter, that is chapter 8, tense, use and form. Please go through the chapter thoroughly and come prepared for the next class. Thank you, students. इतनी उदास क्यों लग रही हो? आखिर रोक कैसे सकते हैं? समय समय पे अपने हाथ धुलते रहे, खांसते या छींकते वक्त ऐसे करे, और जब भी बाहर जाए एक मास्क लगा के जाए। तो अब मैंने एक और चीज कुछ सुनी थी, क्या था वो? फिजिकल डिस्टेंसिंग। ये फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या है? जैसे आप मुझसे दूरी बना के बैठे हो, उसी को फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं। अमेजिंग, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। तो जैसे कि तुमने बताया कि हमें कोरोना से बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोते रहना चाहिए, तो जैसे बहुत लोग जल्दी जल्दी में से पानी से हाथ धो लेते हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, अगर हम अपने हाथ पानी से धुलेंगे तो सारे जर्म्स हाथों में ही रह जाएंगे, पर अगर हम साबुन से धुलेंगे तो सारे जर्म्स हट जाएंगे। अच्छा, तो अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे बहुत लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे क्या कोरोना वायरस का भी कोई और नाम है? कोविड-19। और इस कोविड-19 शब्द का आखिर मतलब क्या है? कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज, और 19 में शुरू हुआ था, इसलिए इसको 19 कहते हैं। वाओ, इट्स वेरी गुड। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे किन लोगों को इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है? 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को। बुजुर्ग लोग यानी नाना नानी, दादा दादी। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कभी कभी किसी बहुत ज़रूरी काम के चलते हमें बाहर जाना पड़ता है, तो अगर हम कभी बाहर जाएं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये तो बहुत आसान है। हमें ग्लव्स पहन के जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और एक सैनिटाइजर की बोतल रखनी चाहिए, और उसको समय समय पे इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, तो अगर हमें मान लो कोरोना के लक्षण आना शुरू हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये भी आसान है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि अभी तुम जानती हो कि हम सभी अभी घर ही पर हैं, तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? योगा करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड जैसे फल, सब्जियां, अखरोट, बादाम, ऐसी चीजें। वेरी गुड। आई मीन तुम्हें तो सभी कुछ पता है, और ये जानकारी हमने आपको भी दी है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और